ओके बेटा, लास्ट क्लास में मैंने आपसे डिस्कस किया था किरल एटम के बारे में। एक प्रो किरल शब्द का प्रयोग किया था हमने और एक किरल के बारे में बात किया था। तो मैं आपको प्रो किरल एटम क्या होता है ये बताया था और ये भी बताया था कि किरल एटम क्या होता है। ये दोनों चीजों पे क्वेश्चन भी मैंने सॉल्व करवा दिया था। आखिरी में मैंने आपसे ये बोला था किसी एटम के अंदर हो सकता है एक से ज्यादा किरल सेंटर मौजूद हो, बट इसके बावजूद मॉलिक्यूल जो है वो ऑप्टिकली एक्टिव ना हो। ये लास्ट सेंटेंस मैंने आपसे बोला था। जैसे कि आप इसको ले लो, तो इधर हुआ COH, दिस इज OH, दिस H, दिस इज अगेन OH, दिस इज H एंड दिस इज COOH, दिस इज टार्टरिक एसिड। इसको बोलते हैं मीसो टार्टरिक एसिड, मीसो टार्टरिक एसिड। अंडरस्टैंड वन थिंग, एक बात समझे यहाँ पे, यह मीसो टार्टरिक एसिड, जो मीसो टार्टरिक एसिड होती है, मीसो टार्टरिक एसिड, जो मीसो टार्टरिक एसिड होती है ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होती है। ऑप्टिकली इनएक्टिव क्यों है? क्योंकि देखो इस कार्बन को देखो, ये कार्बन एक तरफ OH से, एक तरफ COH से, एक तरफ H से और एक तरफ इस वाले ग्रुप से जुड़ा हुआ है। ये ग्रुप क्या है? CHOH COH, ठीक। जबकि इस कार्बन को देखो, ये कार्बन एक तरफ OH, एक तरफ H, एक तरफ COH और दूसरी तरफ CHOH COH से जुड़ा हुआ है। यदि आप ध्यान से देखोगे तो देखने पे एक बात तुमको समझ में आएगी कि ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन दोनों ही कार्बन सेम टाइप के ग्रुप से जुड़े हुए हैं, OH COH H। अच्छा, अब यदि आप इसका नोमेनक्लेचर कर दो, नोमेनक्लेचर अभी मैं आपको सिखाता हूं RNA सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर में। यदि इसका आपने नोमेनक्लेचर किया तो पता लगेगा कि एक कार्बन लाइट को राइट में रोटेट कर रहा है, तो दूसरा कार्बन लाइट को लेफ्ट में रोटेट कर रहा है। अभी मैंने तुमको सिखाया नहीं है कि कैसे पता लगाते हैं कि कार्बन राइट को रोटेट करेगा लाइट को या फिर लेफ्ट में करेगा। अभी सिखाता हूं RNA सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर, उसमें सारी बात सीख जाओगे। बट अंडरस्टैंड वन थिंग वेरी क्लियरली, होशियार बच्चे, यदि मान लो इस कार्बन ने लाइट को राइट में रोटेट किया और इसने लाइट को लेफ्ट में रोटेट किया, तो चूंकि दोनों कार्बन से सेम टाइप के ग्रुप जुड़े हुए हैं इसलिए इनका ऑप्टिकल रोटेशन सेम डिग्री तक रहेगा बट इन अपोजिट डायरेक्शंस। तो यदि ऑप्टिकल रोटेशन सेम डिग्री तक अपोजिट डायरेक्शन में है तो मॉलिक्यूल की ओवरऑल एक्टिविटी क्या हो जाएगी? ओवरऑल ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या हो जाएगी? 0, शून्य। क्यों? क्योंकि वो मॉलिक्यूल फिर लाइट को रोटेट नहीं करेगा, जितने डिग्री से राइट में रोटेट कर रहा है उतने ही डिग्री से लाइट को लेफ्ट में रोटेट कर रहा है। देयरफॉर द मॉलिक्यूल विल बिकम ऑप्टिकली इनएक्टिव। कहने का मतलब यह है कि एक मॉलिक्यूल के अंदर एक से ज्यादा यदि किरल कार्बन है भी तो भी जरूरी नहीं है कि मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव हो। इधर देख बेटा, इधर ये वाला कार्बन किरल है बिकॉज दिस कार्बन इज अटैच्ड टू 4 डिफरेंट ग्रुप्स या एटम्स, H, OH, COH और ये बड़ा ग्रुप। ये कार्बन भी किरल है क्योंकि ये भी 4 अलग अलग ग्रुप से अटैच है, H, OH, COH और ये बड़ा ग्रुप। तो चूंकि ये दोनों सेम टाइप्स के ग्रुप से अटैच है तो ऑब्वियसली व्हाट विल हैपन ओवर हियर कि एक राइट में रोटेट करेगा तो दूसरा लेफ्ट में रोटेट कर देगा। क्योंकि दूसरा लेफ्ट में रोटेट कर देगा, एक राइट में रोटेट कर देगा, देयरफॉर व्हाट विल हैपन, इसका ओवरऑल ऑप्टिकल रोटेशन क्या हो जाएगा? ओवरऑल ऑप्टिकल रोटेशन 0 हो जाएगा। क्लियर की बात तुम लोगों को? तो दिस इज मीसो टार्टरिक एसिड। इसके पहले कि मैं आपको आगे कुछ और चीजें पढ़ाऊं उसके पहले मेरे को एक नोमेनक्लेचर पढ़ाना पड़ेगा क्योंकि ऑप्टिकल एक्टिविटी में उसी से तुमको समझा पाऊंगा। अच्छा, एक बात देखो तुम पहले, एक फॉर्म होता है जिसको बोलते हैं हम फिशर फॉर्म। फिशर फॉर्म को हम यूं दर्शाते हैं ऐसे, OH, H, CH3, Cl और एक फॉर्म रहेगा जिसको हम बोलते हैं फ्लाइंग वेज फॉर्म। फ्लाइंग वेज फॉर्म में हम मॉलिक्यूल्स को ऐसे दर्शाते हैं, H, OH, CH3 और Cl, H, OH, CH3 और Cl। ये कौन सा फॉर्म हो गया? ये हो गया फ्लाइंग वेज फॉर्म।
ये हो गया फ्लाइंग वेज फॉर्म, और ये कौन सा फॉर्म है, ये हो गया फिशर फॉर्म। क्लियर? इसमें दो टाइप के वेजेस होते हैं, इस वेज को बोलेंगे सॉलिड वेज, और इसको बोलेंगे ब्रोकन वेज। ये ब्रोकन वेज और ये सॉलिड वेज। क्लियर? अब समझो, ब्रोकन वेज दर्शाता है दिस शोज दैट object is moving away from the observer, away from the observer। और ये सॉलिड वेज ये क्या दिखाता है, ये दिखाता है towards the observer, towards the observer। नोट कर लो इसको। RNS system of nomenclature। तो R and S system of nomenclature, इसमें हम क्या करेंगे कि we priorities to the groups attached। हम सबसे पहले जो भी ग्रुप अटैच है उनको प्रायोरिटी देते हैं, 1, एंड प्रायोरिटी is given according to, priority is given according to CIP rules, priority is given according to CIP rules। सबसे पहले CIP rules क्या है? CIP rules यदि देखें तो नंबर 1, CIP rules यदि देखें तो नंबर 1, priority is given on the basis of atomic number, on the basis of atomic number। Priority is given on the basis of atomic number। ऊपर की लाइन सिर्फ मिटा रहा हूं, देखो प्रायोरिटी इज गिवन ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर। सबसे पहले देखो इधर Cl, इधर F, इधर Br और इधर I। मान लो इधर मैं थोड़ी देर के लिए F कर देता हूं, इधर Cl कर देता हूं। उसका कुछ कारण है वो मैं आपसे अभी डिस्कस करूंगा। देखो
यहाँ एटॉमिक नंबर के आधार पे प्रायोरिटी देना है। सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर किसका दिख रहा है? आयोडीन का दिख रहा है, तो नंबर 1 प्रायोरिटी इसको होगा, नंबर 2 प्रायोरिटी इसका होगा, नंबर 3 प्रायोरिटी इसका होगा और इसका नंबर 4 प्रायोरिटी होगा। तो प्रायोरिटी आप सबसे पहले एटॉमिक नंबर के आधार पे देते हो 1, 2, 3 एंड 4। अब इसमें आप 1 से 3 जाते हो वाया 2, 1 से 3 जाते हो वाया 2। तो कैसे जाते हो? समथिंग लाइक दिस, कुछ इस तरीके से जाओगे 1 से 3 वाया 2। तो जब इस तरीके से जाओगे 1 से 3 वाया 2, तो निश्चित रूप से ये कैसा हो रहा है? ये हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज। देखो बेटा 4 को छुपा लो, समझ लो इस बात को, 4 को छुपा लो, 1 से 2 पे जाओ और 2 से 3 पे जाओ। समझ गया बात को? 4 को छुपा लो, 1 से 2 पे जाओ, 2 से 3 पे जाओ। तो 1 से 2 पे जाऊंगा तो यूं जाऊंगा और 3 पे आऊंगा तो यूं आऊंगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब निश्चित रूप से ये कैसा घूमा? ये घूमा एंटी क्लॉकवाइज। और यदि ये एंटी क्लॉकवाइज घूमा है तो इसका मतलब ये एस फॉर्म होगा। आरएनए सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर मैंने आपको बोला था, ये हो जाएगा एस फॉर्म। एस फॉर्म मतलब ये लाइट को लेफ्ट में रोटेट करेगा, रोटेट्स लाइट टुवर्ड्स लेफ्ट, टुवर्ड्स लेफ्ट। नो, इसके बाद ये फर्स्ट रूल था, priority is given on the basis of atomic number, on the basis of atomic number। हम पहले एटम का एटॉमिक नंबर देख लेते हैं, कोई भी सल्फर, प्रायोरिटी सबसे पहले ब्रोमीन नंबर 1 प्रायोरिटी हो जाएगा, सल्फर नंबर 2 हो जाएगा, नंबर 3 प्रायोरिटी हो जाएगा ऑक्सीजन और नंबर 4 प्रायोरिटी हो जाएगा। मेरे को फिर वापस से यहाँ थोड़ा चेंज करना पड़ेगा और वो मैं यहाँ से OH हटा देता हूँ और यहाँ से NH2 हटा देता हूँ, यहाँ NH2 कर देता हूँ और यहाँ OH कर देता हूँ। ये 1 प्रायोरिटी, ये 2 प्रायोरिटी, ये 3 प्रायोरिटी और ये 4th प्रायोरिटी। 1 से 2 पे जाओ और फिर 3 पे, तो दिस विल बी ऐसे टर्न हुआ, ऐसे टर्न हुआ, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा यूं टर्न हो रहा है तो ये हो गया एस फॉर्म, एस फॉर्म। क्लियर? चल आगे बात करते हैं। ओके, सेकंड रूल, if atomic number is same, then assign priority मतलब give priority on the basis of atomic mass, on the basis of एटॉमिक मास। मतलब इधर इधर, ये हो गया CH3, ये भी हो गया मान लो CH3, ये हो गया NH2 और ये भी हो गया मान लो NH2। तो सबसे पहले अच्छा इधर लिख देता हूं C14, ये नॉर्मल है, ये N15 लिख देता हूं, ये नॉर्मल है। जब कुछ ना लिखा हो तो इसका मतलब नॉर्मली जो कि मैक्सिमम मात्रा में मिलता है, तो C मैक्सिमम क्या मिलता है? C12 मिलता है। N मैक्सिमम क्या मिलता है? N14 मिलता है। तो ये हो गया N14 और वो हो गया C12। अब देख बेटा, दोनों नाइट्रोजन, क्योंकि पहला नाइट्रोजन दोनों कार्बन से जीत जाएंगे, प्रायोरिटी ज्यादा होगी, इसका मतलब ये 3 या 4 होगा, जबकि ये दोनों ये 1 या 2 होगा, जबकि ये दोनों 3 या 4 हो गए। तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसको देंगे? N और N, इन दोनों का एटॉमिक नंबर सेम है, इसका एटॉमिक नंबर 7 है, इसका भी एटॉमिक नंबर 7 है, तो नंबर के आधार पर दोनों सेम है।
इसका एटॉमिक नंबर 6 है, इसका भी 6 है, नंबर के आधार पर ये दोनों सेम है, पर इन दोनों को प्रायोरिटी इन दोनों की कंपैरिजन में कम मिलेगी, ये दोनों प्रायोरिटी ज्यादा होगी व्हेन कंपेयर्ड टू दिस वन बिकॉज़ दे आर 6 6, दिस इज 7 7, सो फर्स्ट प्रायोरिटी इज गिवन ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर। बट फिर इन दोनों को कंपेयर करें तो दोनों का एटॉमिक नंबर सेम है, 7 7 है, बट अब मास देखो, इसका मास 14 है, इसका मास 15 है, इसका मतलब इसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी, दिस विल हैव नंबर 1 प्रायोरिटी, दिस विल हैव नंबर 2 प्रायोरिटी। सेम डिस्कशन कैन बी गिवन ओवर हियर, 6 6 नंबर के आधार पे सेम है, ये हो जाएगा नंबर 3 और अगेन ये हो गया नंबर 4। अभी मैं इसका नाम नहीं दे रहा हूं क्योंकि इसका नाम इस स्थिति में नहीं दिया जा सकता है। क्यों नहीं दिया जा सकता है थोड़ी देर में मैं तुमको बताऊंगा, फिलहाल तो तुम प्रायोरिटी देना सीख लो। तो आपको आई होप समझ में आ गया होगा कि यदि नंबर सेम है, यदि एटॉमिक नंबर सेम है तो प्रायोरिटी इज गिवन ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मास। हाँ बेटा बोलो। हाँ NH2, हाँ ये और ये दोनों NH2 है ना, हाँ ठीक है, बट इस एटॉमिक मास अलग दिया हुआ है सवाल में, सवाल में ऑलरेडी एटॉमिक मास अलग दिया है, एक के ऊपर 14 लिखा है और दूसरे के ऊपर 15 लिखा है। तो क्या बोल रहे हैं, बोल ये रहे हैं सबसे पहले एटॉमिक नंबर देखो, यदि दोनों के नंबर सेम है तो एटॉमिक मास देखो, यदि एटॉमिक मास भी सेम है तो फिर आगे बढ़ो। जो आगे बढ़ के क्या करना है वो रूल मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं। क्या बात क्लियर है? ओके, नाउ थर्ड पॉइंट, इफ एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास both are same and atomic mass both are same, then in such condition see the atoms attached, then see the atoms attached to the first atom, then see the atoms attached to the first atom। मतलब जैसे मान लो बेटा इधर कार्बन है, इधर N हो गया, इधर हो गया HCH3, इधर हो गया NHD, यहां पे हो गया NHF और NHBr। ऐसे ही मैंने एग्जांपल दे दिया। होशियार बच्चे, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, एक हाइड्रोजन के साथ, एक इधर कार्बन के साथ और एक CH3 के साथ। अब देखो चारों नाइट्रोजन ही है और चारों का एटॉमिक नंबर सेम है 7 7 7 7। तुम लोग सर कैसे पता, वहां तो लिखा नहीं। जब कुछ ना लिखा हो तो जो नॉर्मली होता है एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास उसी को कंसीडर करो। तो नाइट्रोजन, चारों नाइट्रोजन है और ना तो इनका नंबर अलग है और ना ही इनका मास अलग है, ये सेम है। तो एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास के आधार पे, फर्स्ट एटम के एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास के आधार पे हम सेपरेशन नहीं कर सकते। इफ वी कैन नॉट डू दैट देन व्हाट शुड वी डू? इन दिस केस नाइट्रोजन 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 नाइट्रोजन। इस केस में क्या होगा, इस केस में हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे ये नाइट्रोजन अटैच है एक कार्बन और एक हाइड्रोजन से, एक कार्बन एक हाइड्रोजन और तीसरी चीज जिससे ये अटैच है दैट इज विद अ लोन पेयर एक्चुअली, मतलब जो कि यहाँ पर बना देता हूं मैं। तीसरा चीज जो रह जाएगी वो एक लोन पेयर रह जाएगा। जो बच गया है लोन पेयर की प्रायोरिटी सबसे कम होती है। अब देख बेटा, ये नाइट्रोजन एक तरफ कार्बन से, एक तरफ हाइड्रोजन से और एट लास्ट देयर इज लोन पेयर, जबकि ये नाइट्रोजन एक तरफ ड्यूटेरियम से, एक तरफ हाइड्रोजन से एंड एट लास्ट लोन पेयर।
और यदि यहां पर देखो तो ये नाइट्रोजन ब्रोमीन से, हाइड्रोजन से एंड एट लास्ट लोन पेयर, और इधर सबसे पहले फ्लोरीन से, उसके बाद हाइड्रोजन से, उसके बाद लोन पेयर। होशियार बच्चे एक बात समझो बेटा, सबसे पहले आपको ये देखना है कि नाइट्रोजन किस किस चीज से अटैच है। आप ये भी सोच सकते हो कि सर पीछे कार्बन से भी तो अटैच है, बट कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखना है, आगे के अटैचमेंट से देखते हैं आगे क्या है, चेन में आगे क्या है, पीछे नहीं मुड़ना। तो ये नाइट्रोजन लोन पेयर हाइड्रोजन और CH3 से है। और आपको ये लग रहा होगा कि सर ने ऐसे क्यों लिखा है CH लोन पेयर, ऐसे भी तो लिख सकते थे कि लोन पेयर HC। तो ऐसा नहीं है, सबसे पहले आप लिखो कौन सा एटम, सबसे पहले आप वो वाला एटम लिखो जिस एटम का एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा हो। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर ज्यादा है, तो चूंकि कार्बन का एटॉमिक नंबर ज्यादा है इसलिए उसको ही पहले आपको लिखना पड़ेगा, उसी को पहले आपको लिखना है। तो पहले कार्बन, फिर हाइड्रोजन और फिर लोन पेयर। मैंने क्या बोला था, लोन पेयर को लीस्ट प्रायोरिटी देते हैं, मतलब हाइड्रोजन से भी कम प्रायोरिटी किसको देते हैं, लोन पेयर को देते हैं। तो इधर आएगा कार्बन, कार्बन के बाद हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बाद में लोन पेयर। जबकि यहां पे देखो तो यहां पे ड्यूटेरियम, फिर हाइड्रोजन और फिर लोन पेयर। यहां पे आओ तो ब्रोमीन सबसे ज्यादा प्रायोरिटी वाला होगा क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा है। तो बेटा जब अटैच्ड एटम देखते हैं, जैसे मान लो कोई एक एटम है उससे अटैच्ड एटम हम देख रहे हैं, नाइट्रोजन देखा और नाइट्रोजन से अटैच्ड एटम दिख रहे हैं, तो हरदम प्रायोरिटी कैसे लिखते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। मतलब जिसका एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा है उसको सबसे पहले लिखो, फिर उसके कम वाले को और फिर उससे कम वाले को। क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर था, लोन पेयर की प्रायोरिटी लीस्ट होती है इसलिए उसको हमने आखिरी में लिखा है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस मच। ओके, नाउ सी दिस। अब बेटा कंपेयर करते हैं, 1 to 1 नरदम कंपेयर करते हैं। पहला कार्बन, पहला फ्लोरीन, पहला ब्रोमीन और पहला ड्यूटेरियम। बस पहले पे ही जो जीत गया मतलब जीत गया, उसके लिए आपको इसके आगे देखने की जरूरत नहीं है। तो आपने देखा कि ब्रोमीन सीनियर मोस्ट है तो इधर लिख दिया नंबर 1। सेकंड देखो, सेकंड देखा तो फ्लोरीन, कार्बन और ड्यूटेरियम में सीनियर मोस्ट कौन है, फ्लोरीन है, तो नंबर 2 लिख दिया। इधर कार्बन और ड्यूटेरियम में सीनियर मोस्ट कौन है, कार्बन है, तो नंबर 3 लिख दिया, तो नंबर 4 लिख दिया। तो ये इस तरीके से हो जाएगा। इसका नॉमेनक्लेचर अभी नहीं कर सकते हैं। अगेन ये है 1, ये है 2, ये है 3 और ये है 4, तो नॉमेनक्लेचर नहीं कर सकते। एक्चुअली क्या होता है, जब तक लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप वर्टिकल लाइन पे ना हो, जब तक लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप नंबर 4th ग्रुप वर्टिकल लाइन पे ना हो तब तक नॉमेनक्लेचर नहीं किया जा सकता है। उसके लिए हमें एक्सचेंजेस करने पड़ते हैं। कैसे करते हैं वो एक्सचेंज, वो मैं CIP रूल्स के बाद आपको बताता हूं। इससे पहले मैंने 2 नॉमेनक्लेचर आपको बताए थे, S और S लिखवा दिया था, बट नोट करो उन दोनों एग्जाम्पल में लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप जो था वो वर्टिकल लाइन पे था। अभी जो 2 एग्जाम्पल दिए इन दोनों एग्जाम्पल में मैंने नॉमेनक्लेचर नहीं लिखा है क्योंकि अगेन नोट करो लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप वर्टिकल लाइन पे ना होके हॉरिजॉन्टल लाइन पर रखा हुआ है। ओके, नाउ note it down, then we'll see the next example. Now let us discuss other things. 3 रूल अब तक डिस्कस किए, चौथा रूल है ना। चौथे रूल में देखो, if atom is attached to multiple bond or atom is attached via multiple bond, तो कैसे प्रायोरिटी असाइन करते हैं वो समझना बात। देखो जैसे मान लो बेटा यहां लिख दिया C डबल बॉन्ड O OH, इधर लिख दिया C ट्रिपल बॉन्ड N, यहां पे लिख दिया C H और यहां पे लिख दिया OH। अब प्रायोरिटी देने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आप इसको नोट कर लें। सबसे पहली जो चीज देखनी है वो ये देखनी है पहला एटम कौन सा है। तो पहला एटम कार्बन, पहला एटम कार्बन, पहला एटम कार्बन, पहला एटम ऑक्सीजन। स्ट्रेट अवे ऑक्सीजन को प्रायोरिटी नंबर 1 मिल जाएगी बिकॉज फर्स्ट एटम ऑक्सीजन है जिसका एटॉमिक नंबर 8 होता है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। तो ये तीनों इस ऑक्सीजन से कम प्रायोरिटी वाले ग्रुप होंगे, ऑक्सीजन विल गेट मोस्ट प्रायोरिटी। अब देखो ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, तीनों के एटॉमिक नंबर सेम है, दैट इज 666। तीनों के एटॉमिक मास भी सेम है क्योंकि कहीं भी 14 नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब C12 ही होगा। तो क्या देखें, इनसे अटैच्ड एटम्स को देखें। ये कार्बन डबल बॉन्ड द्वारा ऑक्सीजन से जुड़ा है, सिंगल बॉन्ड द्वारा ऑक्सीजन से जुड़ा है। जब भी कोई एटम डबल बॉन्ड द्वारा जुड़ा हो तो मान लो कि 2 बार जुड़ा है,
जब भी कोई एटम ट्रिपल बॉन्ड द्वारा जुड़ा है तो मान लो कि 3 बार जुड़ा है, तो ये कार्बन 2 बार ऑक्सीजन से जुड़ा है तो OO, और इस तरफ 1 बार ऑक्सीजन से जुड़ा है तो ट्रिपल O हो जाएगा। एक बार फिर से समझाता हूं, ये कार्बन डबल बॉन्ड द्वारा इस ऑक्सीजन से जुड़ा है, मतलब 2 बार O, उसके बाद ये O। यदि इधर देख बेटा तो ये कार्बन नाइट्रोजन से जुड़ा है, ट्रिपल बॉन्ड द्वारा जुड़ा है, मतलब 3 बार नाइट्रोजन मेरे को लिखना पड़ेगा। इधर देखो, इधर CHO है, हालांकि जब इसका स्ट्रक्चर बनाओगे तो स्ट्रक्चर बनाने पे CHO ऐसा दिखता है, C डबल बॉन्ड OH, इसका मतलब मैं नीचे क्या लिख दूंगा, OOH। अब मैंने क्या बोला था, 1-1 कंपैरिजन चलता है, फर्स्ट एटम की कंपैरिजन करो, सबसे पहले ये जीत चुका है ऑक्सीजन, इसलिए ये तो नंबर 1 हो ही गया है। अब नंबर 2 खोजना है, नंबर 2 कैसे खोजूं, ONO, ये तो हार गया, ये नंबर 4, ONO में एटॉमिक नंबर किसका ज्यादा है, OO का ज्यादा है, जबकि N का कम है, इसका मतलब N का एटॉमिक नंबर कम हो गया, निश्चित रूप से क्या हो जाएगा, निश्चित रूप से इसकी प्रायोरिटी कम हो जाएगी। नाउ ON, अच्छा ये तो नंबर 4 हो गया। अब इन दोनों की कंपैरिजन करें, इन दोनों की कंपैरिजन करेंगे तो OO बराबर OH, ये जीत गया, तो ये क्या हो जाएगा, नंबर 2, और ये क्या हो जाएगा, नंबर 3। अगेन मैं इसका नोमेनक्लेचर नहीं करूंगा क्योंकि लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप जो कि नंबर 4 है, ये वर्टिकल लाइन पे नहीं है। थोड़ी देर रुकें, उसके बाद मैं आपको ये चीज बताऊंगा कि कैसे देखते हैं इसको, तब तक आप इसको नोट कर लें। नाउ सीरियस, देखो इस एग्जाम्पल पे ध्यान देते बेटा, इस एग्जाम्पल को देखिए आप, इधर कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, और ये भी कार्बन है। ये वाला कार्बन 2 कार्बन से इधर जुड़ा है, क्योंकि ये भी कार्बन होगा, ये भी कार्बन होगा, और यहाँ पे एक छुपा हुआ हाइड्रोजन भी होगा। बेटा कार्बन टोटल बॉन्ड कितने बनाता है, कार्बन टोटल बॉन्ड 4 बनाता है, क्योंकि ऑलरेडी वहां पे 3 बॉन्ड बने हुए थे, इसलिए चौथा एक हिडन हाइड्रोजन हो जाता। इधर सोचो बेटा, इधर 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, इसका मतलब एक छुपा हुआ हाइड्रोजन इधर भी होगा। यहाँ पे सोचो 1 2 3 4, कोई छुपा हुआ हाइड्रोजन नहीं है इस कार्बन पे, 1 बॉन्ड ही है और 3 बॉन्ड ही है, कोई भी छुपा हुआ हाइड्रोजन नहीं होगा। नो हिडन हाइड्रोजन इज प्रेजेंट इन दिस केस एंड दिस केस। नाउ अंडरस्टैंड, ये कार्बन बेटा 2 कार्बन से और 1 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, तो मैं इसको क्या लिख दूंगा, CCH। जबकि ये कार्बन भी 2 कार्बन और 1 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, तो इसको भी क्या लिख दूंगा, CCH। इधर आ जाओ बेटा, इधर कार्बन डबल बॉन्ड द्वारा इस कार्बन से जुड़ा है, मतलब 2 बार कार्बन से जुड़ा है, और सिंगल बॉन्ड द्वारा कार्बन जुड़ा है, मतलब 1 बार और, मतलब क्या लिख दूंगा, CCC। इधर देख बेटा, इधर भी ये वाला कार्बन इस कार्बन से ट्रिपल बॉन्ड द्वारा जुड़ा है, मतलब CCC। अब सोचो, ये हो गया CCH और ये CCH, ये ट्रिपल C और ये भी ट्रिपल C। कैसे कंपेयर करें इनको, सबसे पहले ये दोनों स्ट्रेट अवे देख रहे हैं कि इन दोनों से ज्यादा प्रायोरिटी वाले ग्रुप होंगे, बट इन दोनों में किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है ये पहले देखना जरूरी है। ये कार्बन बेटा 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, उसके बाद ये वाला कार्बन आगे किसी चीज से नहीं जुड़ा हुआ है, पीछे मुड़ के देखना नहीं है। ये वाला कार्बन 3 कार्बन जुड़ा है, पर ये वाला कार्बन भी 3 कार्बन जुड़ा है, इसका मतलब ये दोनों कार्बन तो बराबर हो गए। अब क्या करें, आगे बढ़ो, आगे बढ़े तो ये वाला कार्बन काहे से जुड़ा हुआ है, ये वाला कार्बन 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, जबकि ये वाला कार्बन जो है आगे किसी चीज से नहीं जुड़ा हुआ है, इसका मतलब इसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी। ये हो जाएगा नंबर 1 प्रायोरिटी ग्रुप और ये हो जाएगा नंबर 2 प्रायोरिटी ग्रुप। इधर देखो, इधर ये वाला कार्बन काहे से जुड़ा है, 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, जबकि इधर इस कार्बन पे गए तो ये वाला कार्बन सामने 2 कार्बन से और 1 हिडन हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, मतलब इस कार्बन को देखा तो CCH हो जाएगा। जिन बच्चों को नहीं समझ में आया उनको मैं दोबारा बता दूं, इस कार्बन को देख बेटा, ये कार्बन डबल बॉन्ड द्वारा जुड़ा हुआ है, थोड़ा बड़ा बना के भी दिखा देता हूं, ये कुछ स्ट्रक्चर ऐसा है, कुछ ऐसा है। तो होशियार बच्चे, इस कार्बन पे आपने देखा था 2 कार्बन और 1 हाइड्रोजन, तो ये और ये तो फिर बराबर हो गए थे, क्योंकि 2 कार्बन हाइड्रोजन 2 कार्बन हाइड्रोजन। उसके बाद क्या करें, अगले कार्बन पे जाओ, अगले कार्बन पे गए तो ये कार्बन डबल बॉन्ड द्वारा जुड़ा है इस कार्बन से, मतलब 2 कार्बन हो गए और 1 हिडन हाइड्रोजन हो गया, 1 छुपा हुआ हाइड्रोजन हो गया। जबकि इधर आ बेटा, ये वाला कार्बन 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, इसका मतलब इस कार्बन के लिए भी लिखेगा तो क्या हो जाएगा, CH, क्योंकि ये 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है। अब खुद सोच,
CCH जीतेगा या CHH जीतेगा, ऑब्वियसली ये प्रायोरिटी ज्यादा होगी। देयरफॉर दिस विल बी नंबर 3rd एंड दिस विल बी नंबर 4th। नोट इट डाउन। यदि आपके दिमाग में कोई प्रश्न हो तो प्लीज पूछ लो फटाफट। नेक्स्ट चीज पे बेटा जाते हैं, है ना। देखिए इस एग्जाम्पल को देखो बेटा, इस एग्जाम्पल को यदि देखोगे तो ये वाला कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये कार्बन 3 कार्बन जुड़ा हुआ है, ये कार्बन भी 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो इस कार्बन पे मैं C लिख देता हूं और इस कार्बन पे भी मैं C लिख देता हूं। ये वाला कार्बन 2 कार्बन में एक हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है तो ये हो जाएगा CCH, जबकि ये वाला कार्बन भी 2 कार्बन और एक हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है तो ये भी हो जाएगा CCH। ये वाला भी ऐसा ही है। देखो ये कार्बन इधर हाइड्रोजन होगा, सॉरी C डबल बॉन्ड CH2H ऐसे ही था, तो 2 C और एक हाइड्रोजन तो CCH हो जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि प्रायोरिटी किसको दे। होशियार बच्चे सबसे पहले इधर देखो, इधर देखोगे तो 3 कार्बन, उसके बाद ये कार्बन हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, जबकि इधर यदि चले जाओ तो इधर भी ये 3 कार्बन है और कार्बन के बाद सिर्फ हाइड्रोजन बचता है। ध्यान से देखो, इधर भी ये 3 कार्बन है और कार्बन के बाद सिर्फ हाइड्रोजन बच रहा है, जबकि इधर भी ये 3 कार्बन है और कार्बन के बाद सिर्फ हाइड्रोजन बच रहा है। मतलब ये एक जैसी कंडीशंस लगभग हो गई। बात को वापस से समझो, इधर देखो, इधर ये 3 कार्बन है और उसके बाद सिर्फ हाइड्रोजन बचे हुए हैं, इधर भी ये 3 कार्बन है और बाद में सिर्फ हाइड्रोजन बचा हुआ है। इसका मतलब दोनों की प्रायोरिटी लगभग एक ही हो जानी चाहिए, बट इन दिस केस मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम गेट्स दी प्रायोरिटी। अब देख बेटा, ये कार्बन कैसा हाइब्रिडाइज्ड है, sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, क्योंकि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp हाइब्रिडाइजेशन हो गया। 2 सिग्मा बॉन्ड है यहाँ पे बेटा विद नो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जबकि इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। So more electronegative group will get the priority। बात सुनना जरा, more electronegative group will get the priority only in case जब सब कुछ बराबर हो जाए। तो चूंकि आपने देखा इधर ये कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा हुआ था, बाद में सिर्फ हाइड्रोजन थे, ये कार्बन भी 3 कार्बन से जुड़ा था, बाद में सिर्फ हाइड्रोजन थे, तो ये दोनों ग्रुप क्या हो गए बेटा, ऑलमोस्ट बराबर हो गए। तो मेरे को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के आधार पर प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। देयरफॉर दिस इज नंबर 1 प्रायोरिटी एंड दिस इज नंबर 2 प्रायोरिटी। सिमिलर केस इसका है, इधर ध्यान दो, ये कार्बन 2 कार्बन और एक हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, ये कार्बन भी 2 कार्बन और एक हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, बाद में सिर्फ हाइड्रोजन बचते हैं, जबकि इधर भी बाद में सिर्फ हाइड्रोजन बच रहे हैं। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन कौन सा है, ये है sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, जबकि ये वाला कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। देयरफॉर दिस विल गेट दी प्रायोरिटी। ये हो गया नंबर 3 और ये हो गया नंबर 4। अब मैं इसमें नोमेनक्लेचर दे सकता हूं, याद करो, ये है नंबर 4, ये है नंबर 3, ये है 1 और ये है 2। 1 से 2 पे जाओ वाया 3, ऐसे घूमना पड़ेगा, और यदि 1 से 2 और 3 ऐसे गए तो दिस इज S फॉर्म। नोट इट डाउन, विचार करो इस पे, यदि कोई सवाल है तो पूछ लो। नाउ सी दिस, एक और रूल, हालांकि इसका मुझे नहीं लगता कोई बहुत बड़ा यूज है एज फार एज द एग्जाम इज कंसर्न। अब समझो बात को, एक चीज आरएनएस सिस्टम नोमेनक्लेचर, ओके चलो डायरेक्ट लगते हैं। फिशर फॉर्म, फिशर फॉर्म में नोमेनक्लेचर कैसे करना है, देख बेटा, जब भी फिशर फॉर्म में नोमेनक्लेचर करो, ऑलवेज ब्रिंग लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप ऑन वर्टिकल लाइन। जब भी नोमेनक्लेचर करोगे, ऑलवेज ब्रिंग लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप ऑन वर्टिकल लाइन। सदैव लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप को वर्टिकल लाइन पे लेके आओ। नाउ सी दिस, नाउ द लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप, जैसे कि इधर लिख दिया Cl, इधर लिख दिया F, इधर लिख दिया H और इधर लिख दिया Br। अब सोच बेटा, नंबर 1 प्रायोरिटी किसकी है, Br की है, नंबर 2 किसकी है, Cl की है, नंबर 3 किसकी है, फ्लोरीन की है, और नंबर 4 किसकी है, H की है। तो लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप कहां पे है बेटा, हॉरिजॉन्टल लाइन पे है, इसको कहां लाना है, वर्टिकल लाइन पे लाना है। वर्टिकल लाइन पे जब भी लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप को लाओगे, डू एक्सचेंजेस, बट
लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप को वर्टिकल लाइन पे लाने के लिए एटम्स का एक्सचेंज करना पड़ेगा, बट ऑड नंबर ऑफ एक्सचेंजेस आर नॉट अलाउड इन स्टीरियोकेमिस्ट्री, डू इवन नंबर ऑफ एक्सचेंजेस, मतलब कम से कम 2 एक्सचेंज तो करने ही पड़ेंगे। 2 एटम आपस में एक्सचेंज हुए मतलब 1 एक्सचेंज, इस प्रकार के 2 एक्सचेंज कम से कम करने पड़ेंगे आपको और लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप को वर्टिकल लाइन पे लाना होगा। अब देखो बेटा ये बहुत ही ज्यादा सिंपल है, आप चाहो तो हाइड्रोजन को Cl से रिप्लेस कर दो और Cl को हाइड्रोजन से रिप्लेस कर दो, ये हो गया 1 एक्सचेंज। सेकंड एक्सचेंज क्या हो जाएगा, F को Br से एक्सचेंज कर दो, Br की जगह F ले जाओ, F की जगह Br ले आओ, ये हो गया सेकंड एक्सचेंज। तो एक काम आप क्या कर सकते थे, ये कर सकते थे कि आप हाइड्रोजन को इधर ले जाते, Cl को इधर ले आते, ये हो गया एक एक्सचेंज। एक और एक्सचेंज किया जिसमें आप फ्लोरीन को इधर ले गए और ब्रोमीन को इधर ले आए, कितने एक्सचेंज हो गए टोटल, 2 एक्सचेंज हो गए, मतलब इवन नंबर ऑफ एक्सचेंज हो गए। सो ऑलवेज डू इवन नंबर ऑफ एक्सचेंजेस, आपको इवन नंबर ऑफ एक्सचेंज ही करने पड़ेंगे। नाउ सी दिस, नंबर 1 Br, नंबर 2 Cl, नंबर 3 फ्लोरीन, 1 से आओ 2 पे और 2 से 3 पे, लाइक दिस। तो यदि आप ऐसा करोगे कि 1 से आए 2 पे, 2 से 3 पे, ये एंटी क्लॉकवाइज घूमा और यदि एंटी क्लॉकवाइज घूमा, इसका मतलब क्या हो जाएगा बेटा, इसका मतलब हो जाएगा एस फॉर्म। अब देखो होशियार बच्चे, सिर्फ यही वाले एक्सचेंज को हम ऐसा भी कर सकते थे। हेलो हेलो, अब ठीक है बेटा, सुनाई दे रहा वहां पे? ओके गुड। नाउ ये एक्सचेंजेस मैं आपको बता रहा था, देखिए होशियार बच्चे इधर ध्यान दें। ये एक्सचेंज ऐसे ही क्यों, ऐसे भी तो कर सकते, तुम खुद कॉमन सेंस लगाओ, तुमको समझ में आएगा। नंबर 4 को मेरे को वर्टिकल लाइन पे लेके जाना, नीचे लाऊं चाहे ऊपर लाऊं, वर्टिकल लाइन पे तो जाए। तो एक्सचेंज क्या कर सकता था, मैं ब्रोमीन को इधर ले जाता, हाइड्रोजन को इधर ले आता, या सॉरी यदि ऐसा करूंगा तो हाँ ठीक है कर सकता हूं, ब्रोमीन को इधर ले जाऊं, हाइड्रोजन को इधर ले आऊं, फ्लोरीन को इधर ले जाऊं, क्लोरीन को इधर ले आऊं, ये भी हो गए 2 एक्सचेंज। बोलो ये बात क्लियर है? या मैं ये भी कर सकता हूं, मैं हेलो क्लियर है ना ये? ओके गुड। अब देख एक और काम कर सकता हूं मैं क्या कर सकता हूं, मैं ब्रोमीन और फ्लोरीन को एक्सचेंज कर लूं, ब्रोमीन इधर गया, फ्लोरीन इधर आया, और सेकंड एक्सचेंज क्या किया, फ्लोरीन इधर ले गया, हाइड्रोजन इधर ले आया, तो भी 2 एक्सचेंज हो गए। और देख बेटा यदि मैं ऐसा करता हूं, देख मैं फ्लोरीन इधर लाया, ब्रोमीन इधर ले गया, ब्रोमीन इधर, फ्लोरीन इधर आया, बट बाद में फ्लोरीन इधर ले जाऊंगा और हाइड्रोजन इधर ले आऊंगा, ये बात क्लियर है? इधर आ गया Cl, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 कैसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा, और यदि ऐसे घूमा तो कौन सा फॉर्म होगा बेटा, एस फॉर्म होगा। देयरफॉर आप किसी भी तरीके से इसको कर लो, वही एक आंसर आएगा। यू शुड डू इवन नंबर ऑफ एक्सचेंजेस ऑलवेज while you are numbering or while you are giving RNS system of nomenclature, और सदैव लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप को वर्टिकल लाइन पे लेके आओ, उसके बाद ही आपको नोमेनक्लेचर करना है। जल्दी नोट कर लो ये बेटा फिशर फॉर्म में। अब देखो फिशर फॉर्म में एक और नोमेनक्लेचर देखते हैं, HCl, Br, OH, CH3, CH2, CH3, फ्लोरीन, आयोडीन। सोच बेटा ये सेंटर किरल है, क्यों? एक तरफ हाइड्रोजन, एक तरफ आयोडीन और एक तरफ OH और नीचे इतना बड़ा ग्रुप। अब सोच बेटा नंबर 1 प्रायोरिटी किसकी होगी? इधर मैं क्या करता हूं, इस सेंटर को अलग निकाल लेता हूं, यूं कर लिया। अब इस सेंटर पे नंबर 1 प्रायोरिटी आयोडीन की होगी, नंबर 2 O की होगी, नंबर 3 C की होगी और नंबर 4 H की होगी। देखो बेटा ये वाला जो कार्बन है, ये वाला कार्बन एक तरफ H से, एक तरफ O से, एक तरफ I से और नीचे C से जुड़ा हुआ है, तो नंबर 1 प्रायोरिटी किसकी होगी? I, नंबर 2 O, नंबर 3 C और नंबर 4 H। तो क्या मैं इसको यूं ना लिख दूं यहाँ पे 1, 2, 3 और 4 और इसमें एक्सचेंजेस कर लूं? इसमें यदि एक्सचेंज किए तो 4 इधर ले जाऊंगा और 1 इधर ले आऊंगा, तो ये गया 4 और ये आया 1, और इन दोनों को एक्सचेंज कर लूं तो इधर आया 3 और इधर आया 2, तो ये कैसा जाएगा? ऐसा जाएगा 1, 2, 3। इसको मैं R फॉर्म बोल दूंगा क्योंकि क्लॉकवाइज जा रहा है, इसका मतलब इस सेंटर का नाम क्या हो गया? R। अब दूसरे सेंटर पे आया बेटा, दूसरा सेंटर देखा तो इस तरफ CH3, इस तरफ Cl, इस तरफ C और इस तरफ C, तो Cl तो सबसे पहले जीत जाएगा। दूसरे सेंटर को नंबर 1 इधर लिख देता हूं। नंबर 2 के लिए जंग लड़ते हैं। नंबर 2 कार्बन, कार्बन एक तरफ Br से जुड़ा है, नीचे F से जुड़ा है और इधर C से जुड़ा है, इसका मतलब ये कार्बन
एक तरफ जुड़ा है Br से, एक तरफ जुड़ा है H से और एक तरफ जुड़ा है C से। जबकि ये वाला कार्बन एक तरफ जुड़ा है I से, ये वाला कार्बन I से जुड़ा है, एक तरफ O से जुड़ा है और एक तरफ H से जुड़ा है। जबकि ये वाला कार्बन तीनों H से जुड़ा है, इसका मतलब ये वाला कार्बन तो हार गया, ये तो हो गया नंबर 4, तो ये गया नंबर 4। अब ऊपर वाला कार्बन बेटा I से जुड़ा है, नीचे वाला कार्बन Br से जुड़ा है, तो कौन सा कार्बन जीत जाएगा? ऑब्वियसली I वाला कार्बन जीत जाएगा। तो ये हो गया नंबर 2 और ये हो गया नंबर 3। आओ एक्सचेंजेस करें। यदि इसमें एक्सचेंज करेंगे तो क्या करूं मैं? 1 से 2 एक्सचेंज कर लूं और 3 से 4 एक्सचेंज कर लूं। तो इधर गया 3, इधर गया 4, इधर गया 1 और इधर गया 2। 1 2 3, 4 को छुपा लो, यूं घुमा तो ये क्या हो जाएगा? R। तो मैं यहां क्या लिख दूंगा? R फॉर्म। अब आ जाओ लास्ट वाले पे। लास्ट वाले पे आ गया तो ये कार्बन एक और बेटा Br से जुड़ा है, एक तरफ F से जुड़ा है, एक तरफ CH2 CH3 से जुड़ा है और ऊपर कार्बन जुड़ा है। ये तो क्लियरली दिख रहा है कि ये है नंबर 1, ये है नंबर 2, ये भी एक कार्बन है और ये भी एक कार्बन है। बट ये कार्बन बेटा एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है। देख CH2 CH3 कैसे लिखते हैं? 2 H इधर ऐसे चले जाते हैं और इधर क्या होता है? CH3 कुछ ऐसे होता है। इसका मतलब ये वाला कार्बन एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, जबकि ये वाला कार्बन एक Cl, एक कार्बन और एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, मतलब Cl C हो जाएगा। ये कार्बन Cl C और C से जुड़ा है तो ये Cl CC हो जाएगा। जबकि ये वाला कार्बन क्या है? CHH है। निश्चित रूप से बेटा उसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, वो हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4। आओ एक्सचेंजेस करें। यदि एक्सचेंज करूंगा तो निश्चित रूप से क्या होगा? 1 की जगह क्या ले जाऊं? 2 और 2 की जगह क्या ले आऊं? 1, इधर 4 और इधर 3। 1 2 3 यूं घुमा, यदि यूं घुमा तो ये क्या हो जाएगा? S फॉर्म हो जाएगा। देयरफॉर दिस इज S फॉर्म। तो ये नोमेनक्लेचर का पार्ट आप लोग याद रखना। नेक्स्ट क्लास में मैं इसको आगे कंटिन्यू करूंगा।